बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत से कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या सीएसएस पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है या क्वालिफाई हो सकता है। मेरी ये वीडियो मेरे अपने जाती तजर्बात और सीएसएस के टॉपर्स के इंटरव्यू के सिलसिले में मिलने वाली मालूमात पर मबनी है। इसलिए इस वीडियो को तवज्जो और यकसुई के साथ देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें और जो गाइडलाइंस इस वीडियो के अंदर मैंने दी हैं, अगर उन पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका सीएसएस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है सीएसएस में और टॉप ग्रुप से आपने एलोकेशन करनी है तो आपको इन ट्रेड्स को फॉलो करना पड़ेगा जो सीएसएस टॉपर्स के ट्रेड्स हैं। वही आपकी जिंदगी का मोटिव होना चाहिए और वही आपकी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। बाकी तमाम चीजें पर से पुष्ट डाल दें और तमाम फोकस अपना जो है वो सीएसएस के ऊपर करें और डेली बेसिस पे आपने इसमें कोई नागा नहीं करना। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया और 4 दिन छुट्टी कर ली। कंसिस्टेंसी मीन्स कि आपने डेली बेसिस पे अपने अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लानी है, कुछ ना कुछ आपने अपनी नॉलेज में, एजुकेशन में आपने इजाफा करना है। सीएसएस से रिलेटेड आपने मटेरियल इकट्ठा करना है, उसको पढ़ना है, उसको तरतीब देनी है, उसको असबर करना है, उसको लिख के देखना है। ये है कंसिस्टेंसी। कोई नागा ना हो इसमें और कोई किसी किस्म का कोई वक्फा ना हो, कोई ब्रेक ना हो उसमें, तो ये कंसिस्टेंसी है। कंटिन्यू स्ट्रगल, लगे रहें इस काम के लिए, बाकी सब चीजें छोड़ दें, इसी एक पे फोकस करें, तब जाके आप 6 महीने के अंदर अंदर चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन। एक तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप टॉप रैंक्स में जा सकते हैं। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आप में अर्ज नहीं है, आप में डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते। फिर आप उसी तरह हैप्पैज़र्डली तैयारी करेंगे। डिटर्मिनेशन के साथ एक मंजिल सामने रखते हुए, एक डेस्टिनेशन सामने रखते हुए, एक गोल सामने रखते हुए कि मैंने सीएसएस की टॉप 10 में जाना है, मैंने सीएसएस की टॉप 20 में जाना है या सीएसएस की टॉप 30 में रहना है। इस डिटर्मिनेशन को सामने रखते हुए उस लेवल की आपने तैयारी करनी है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग ये है कि आप पहले फेज में प्रोग्राम आप रखें अपना तैयारी का, फेज्ड प्रोग्राम हो। पहले फेज के अंदर आपने 3 सब्जेक्ट लेने हैं, ये आपका चॉइस है कि आप 2 कंपल्सरी लेते हैं या 1 ऑप्शन लेते हैं या 2 ऑप्शन लेते हैं, 1 कंपल्सरी लेते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट आपने लेने हैं। उन 3 सब्जेक्ट का आपने देखना है कि ये मैंने 3 सब्जेक्ट 6 हफ्ते के अंदर खत्म करने हैं और ये 6 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाते हैं। उसको पीस मील में डेली बेसिस पे उसका ब्रेकअप बनाए हर सब्जेक्ट का, और ब्रेकअप बनाने के बाद आपने उस ब्रेकअप को रोज जो उस दिन का टाइम टेबल बनता है, और टाइम टेबल आपका बनना चाहिए वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और डेली बेसिस पे। तो जो डेली बेसिस पे आपने प्लानिंग की है कि मैंने फला सब्जेक्ट का फला पोर्शन आज पढ़ना है, तो वो आपने उस दिन खत्म करना है। ना सिर्फ खत्म करना है, उसको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसको नोट्स बनाने के बाद फिर उसके सिनॉप्सिस बनाने हैं और उसके बाद फिर आपने उसको लिख के देखना है कि आपकी रिटेंशन कितने % है। ये काम आपने डेली बेसिस पे उन तीनों सब्जेक्ट्स का करना है जो आपने पहली फेज में तैयारी शुरू की है। जब वो 3 सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो फिर अगले 3 सब्जेक्ट फेज 2 में आ जाएंगे, फिर फेज 3 में आ जाएंगे, फिर फेज 4 में आ जाएंगे। तो इस तरह ये 4 फेजेस में तैयारी होती है। हर फेज के लिए 6 हफ्ते का टाइम है। तो इस तरह से आप ये देख लें कि आपका 24 हफ्ते का टाइम है जिसमें आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाती है। तो ये पहला फेज होता है तैयारी का, जब आपने एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया। सेकंड फेज इसका तब शुरू होगा जब आप उसकी फिर रिटन प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हम सिमुलेशन रिटन एक्सरसाइजेस कहते हैं। वो आपने 3 महीने के लिए वो करनी है, तो उसके बाद फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। जिस कैंडिडेट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अच्छी होगी वही टॉप पोजीशंस पे जाएगा। हार्डवर्क, नो शॉर्टकट। सीएसएस में देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये अगर आप समझते हैं कि आप किसी और के नोट्स लेके, किसी गाइड को पढ़ के, किसी चीप एनिमेटेड बुक को पढ़ के आप सीएसएस के टॉपर्स में चले जाएंगे,
तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हार्ड वर्क मांगता है, और जितना हार्ड वर्क आप करेंगे उतनी ही पोजीशन आपकी बेहतर होती जाएगी। आप हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। ये हार्ड वर्क करें और अर्क-रेजी करें, अपने किताबें लाएं, एक एक नोट्स बनाने के लिए तीन तीन चार चार बुक्स को पढ़ें, मल्टीपल राइटर्स को पढ़ें, मल्टी डायमेंशनल चीजों को पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। आपको क्लैरिटी आएगी तो आप आगे एग्जामिनर को एक अच्छा स्क्रिप्ट देने में कामयाब होंगे। स्वॉट एनालिसिस करें अपने। स्वॉट एनालिसिस आपको बताएंगे कि आप किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, आपकी स्टैंडिंग क्या है, इस वक्त की स्टैंडिंग क्या है। और वो स्वॉट एनालिसिस क्या है? अपनी स्ट्रेंथ को देखें, क्या है आपकी स्ट्रेंथ, क्या है, क्या अच्छी राइटिंग आपकी स्ट्रेंथ है, आप अच्छे नोट बनाना आपकी स्ट्रेंथ है, आपको चीजें असबत जल्दी हो जाती हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप रिप्रोड्यूस चीजें बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, क्या है, लिखें, जॉट डाउन करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, उनको यूटिलाइज करें अपनी स्ट्रेंथ को। अपनी वीकनेसेस देखें, क्या क्या है, वीकनेसेस क्या है, आप स्लो राइटिंग है आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपके आर्गुमेंट अच्छे नहीं है, जो और उन वीकनेसेस को रिमूव करें ताकि एग्जामिनर को ये अपॉर्चुनिटी ना मिले ये कहने की कि इस बच्चे का फला फील्ड जो है वो वीक है और उस वजह से वो आपको कम नंबर दे। अपॉर्चुनिटीज देखें आपके पास क्या क्या है और अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट डाउन करें। आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लाइब्रेरी की एक्सेस है, आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस है, आप नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या आपके पास कोई मेंटोर है ऐसा जो आपकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके आपको बता दे? क्या कोई मेंटोर है ऐसा जो आपके लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ के आपको बता दे कि आपने अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है या इसमें कौन कौन सी चीजें और ऐड करने वाली है? थ्रेट्स क्या है आपके पास? थ्रेट्स क्या है? बहुत सी थ्रेट्स हो सकती हैं आपके, उन थ्रेट्स को जॉट डाउन करें। तो ये स्वॉट एनालिसिस जब आप कर लेंगे तो इन स्वॉट एनालिसिस की बुनियाद पर आप अपनी वीकनेसेस को रिमूव कर लेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को मजीद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके लिए सीएसएस का सफर आसान हो जाएगा। एक और एडवाइस है मेरी, वो ये है कि सीएसएस की तैयारी शुरू करने से पहले आपने सीएसएस के रूल्स को मुकम्मल पढ़ना है, माइन्यूटली पढ़ना है, ताकि आपके साथ कोई मिसहैप ना हो। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सारा साल तैयारी करते रहते हैं और जब वो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का टाइम आता है तो रूल्स ना पढ़ने की वजह से वो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका कैंडिडेचर मनसूख हो जाता है। एप्लीकेशन जमा करते वक्त बहुत सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होती। सिलेबस की एक एक लाइन को पढ़ें। एक जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने रखना है, कंपल्सरी तो है ही सारे, जो भी ऑप्शनल रखना है उसकी एक एक लाइन को पढ़े ताकि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है आपने। प्रीवियस पेपर्स को बार बार पढ़े और देखें कि एग्जामिनेशन में सवाल किस पैटर्न पे आ रहे हैं। जो टॉपिक आपने तैयार किया है, जिस दिन तैयार किया है उसी दिन उससे रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स में देखें कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या जिस एंगल से क्वेश्चन आया है आपने वो एंगल भी तैयार कर लिया है कि नहीं कर लिया। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इसको कहते हैं कि उस टॉपिक पे दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, किसी भी डायमेंशन से सवाल पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन। तो वो आपने उस वक्त कर सकते हैं जब आप सीएसएस का सिलेबस और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप प्रीवियस पेपर्स रख के अपनी तैयारी करेंगे, तब होगा ये। कंपल्सरी सब्जेक्ट बहुत ट्रिकी है, 3 है, मैंने आपको बता दिया है, उन पे आपने ज्यादा फोकस करना है। खास तौर पर आपने एसे के ऊपर बहुत फोकस करना है। एसे की टाइप्स कितनी है और टाइप्स को लिखा कैसे जाता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, और उसके बाद एक्सपोजिटरी ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, और उसके बाद परसुएसिव ऐसे कैसे लिखे जाते हैं। ये 3 तरह के ही ऐसे रिपीटेडली आते हैं और इनका लिखने का, इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसकी मेन बॉडी कैसे बनती है, इसका थीसिस स्टेटमेंट कैसे तैयार होता है, ये अज़बर करें। और अमूमन बच्चे फेल इसलिए होते हैं कि वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे को
परसुएसिव टाइप में लिखाते हैं और परसुएसिव को एक्सपोजिटरी में लिखाते हैं और एक्सपोजिटरी को आर्गुमेंटेटिव में लिखाते हैं। जब भी आप किसी ऐसे को उसके गलत फॉर्मेट में लिखेंगे एग्जामिनर पास नहीं करेगा। इसलिए ऐसे राइटिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी है, ऐसे राइटिंग्स की टाइप को समझना है, सीखना है और उसके बाद उसकी मेन बॉडी और स्ट्रक्चर को उस फॉर्मेट के मुताबिक बनाना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ऑप्शनल को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शनल में फेल होने की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो होती है गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को सोच समझ के सिलेक्ट किया है तो इसमें आप 70 से 80% नंबर आराम से ले सकते हैं, और तो आप भी ले सकते हैं। शर्त यह है कि आप ऑप्शनल को सही तरीके से सिलेक्ट करें। स्वॉट एनालिसिस करें सब्जेक्ट्स के भी। कंपल्सरी के तो करने का फायदा नहीं है क्योंकि वो तो लाजमी देने हैं आपने। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं उसके भी स्वॉट एनालिसिस करें कि उस सब्जेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस सब्जेक्ट में आपकी वीकनेस क्या है। बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने वो सब्जेक्ट पहले जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होता और उसमें जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है उनसे भी उनको आगाही नहीं होती। तो ऐसी सूरत में वीकनेसेस अगर आपकी ज्यादा है उस सब्जेक्ट के बारे में तो कभी वो सब्जेक्ट ना लें। कभी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी दूसरे की रिकमेंडेशन पे ना ले कि फलां लड़के ने ये ऑप्शनल रखा था और उसने 80 नंबर ले लिए हैं तो मैं भी ये रख के 80 ले लेता हूं। हर कैंडिडेट की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपने अपनी कंडीशंस को सामने रखते हुए आपने ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। तो स्वॉट एनालिसिस के बाद अगर आपका जवाब यस में आता है तो फिर आप लाजमी तौर पर उस सब्जेक्ट को रखें। अगर जवाब नो में है तो वो सब्जेक्ट फिर आपके साथ किसी भी किस्म का मिसहैप कर सकता है। सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है इसमें टारगेट आपका 70 से 80% होना चाहिए। डोंट बिलीव ऑन हियर से, जज योर ओन एबिलिटीज। बार बार मैं हर बच्चे को यह कहता हूं कि किसी के कहने पे सब्जेक्ट नहीं रखना आपने। कोई आपको लाख आके कहता रहे कि ये सब्जेक्ट बड़ा आसान है, इसमें 80 नंबर आ जाते हैं, बिल्कुल उसकी बात पे बिलीव ना करें। आप खुद देखें कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है उस सब्जेक्ट को समझने की और उसको आगे लेके जाने की। अगर आप उसको समझते हैं कि आपके लिए वो सब्जेक्ट अच्छा है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं, तब उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें, किसी के कहने पे ना करें। कंफर्ट जोन एंड पैशन एंड द पास्ट एक्सपीरियंस, ये तीन चीजें हैं किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने के लिए। आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप खुद कहां कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये सब्जेक्ट मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। आपका पैशन क्या है, क्या वो सब्जेक्ट आपको अच्छा भी लगता है। अगर आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप लाजमी उसमें एक्सेल करेंगे, दिलचस्पी के साथ उसको पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। और अगर आपने पास्ट एक्सपीरियंस है, उससे पास्ट में आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सुध बुध है आपको, तो फिर आप इसमें ज्यादा अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो कंफर्ट जोन, पैशन और पास्ट एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए फैसला करें कि आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सूटेबल है। हाई स्कोरिंग वर्सेस लो स्कोरिंग सब्जेक्ट डिबेट, एक ये डिबेट होती है आमतौर पर बच्चों में कि वो क्रिमिनोलॉजी में बड़े नंबर आते हैं और वो जेंडर स्टडीज में कम नंबर आते हैं, फलां में ज्यादा आते हैं, फलां में कम आते हैं। ये बहस जरूर चल रही है, लेकिन ये बहस आम मीडियोकर किस्म के जो कैंडिडेट है उनके लिए है। अगर आप टॉपर्स में जाना चाहते हैं तो ये बहस आपके लिए नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट को भी उठाएंगे और जो गाइडलाइन मैंने आपको दी हुई है उसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट में 70 से 80 पे वैसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए इस डिबेट में ना पड़े कि कौन सा सब्जेक्ट जो हाई स्कोरिंग है और कौन सा लो स्कोरिंग है। आपने जो गाइडलाइन में बता रहा हूं, जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है इस गाइडलाइन के मुताबिक करना है और जो स्टडी की गाइडलाइन बता रहा हूं उसके मुताबिक आपने सब्जेक्ट तैयार करना है। आप इंशाल्लाह 70 से 80% उस सब्जेक्ट में वैसे ही ले लेंगे। सोशल साइंसेस, हिस्ट्री सब्जेक्ट और रीजनल लैंग्वेजेस नॉर्मली बहुत अच्छा स्कोर देते हैं। मैंने बच्चों को देखा है जिन्होंने पंजाबी रखी हुई है, जिन्होंने सिंधी रखी हुई है, वो 85 तक नंबर ले जाते हैं। एस्टोनिशिंगली बाज बच्चे इससे भी ज्यादा नंबर ले जाते हैं। तो आप भी ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप का दिल चाहता है कि आप उसमें पढ़े, शौक से पढ़े जिनको। तो जैसे ही शौक डेवलप होगा, आप इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो आप भी उसमें बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं।
वर्ड लास्ट मिनट चेंज इन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बाज बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, आखिरी दिन तक कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि मैं ऑप्शनल फला रखूं या फला रखूं, कि मैं एनवायरमेंटल साइंसेज रखूं या मैं जेंडर स्टडीज रखूं। इस तरह की, जिन बच्चों को इस तरह की कंफ्यूजन हो, वो कभी अच्छे नंबर नहीं ले सकते। और एक सब्जेक्ट में अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो इसका मतलब आपका मेरिट बहुत नीचे चला जाएगा, तो आप टॉपर्स में नहीं रहेंगे फिर। इसलिए ये कंफ्यूजन आप में नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने हैं वो आप अभी डिसाइड कर लें। एक दिन पूरा लगा लें, 2 दिन पूरा लगा दें सोच विचार करने में कि कौन सा ऑप्शनल आपको सूट करता है। आप उसके मुताबिक अपने ऑप्शनल बना लें। एक बार आपने फाइनल डिसीजन ले लिया तो फिर टू स्टिक टू दैट डिसीजन। पहले तो डिसीजन रैशनल थिंकिंग के बाद आना चाहिए, और जब आपने वो डिसीजन ले लिया देन स्टिक टू योर डिसीजन कि मैंने ये फाइनल ऑप्ट किया है और सोच समझ के ऑप्ट किया है, अब मैं इसी में एक्सेल करूंगा। तो चेंज ना करें सब्जेक्ट को। चेंज करना डिजास्टर्स होता है, और ये बहुत डिजास्टर है अगर आप लास्ट मिनट चेंज करें। उससे आप उस सब्जेक्ट के अंदर आप फेल भी हो सकते हैं और लो स्कोरिंग भी हो सकते हैं। कि आप फेज्ड शेड्यूल बनाएं अपना। और जैसे मैंने आपको कहा, एक फेज में 3 सब्जेक्ट लें, 12 सब्जेक्ट है आपके, और ये 4 फेज के अंदर आपकी इनिशियल तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है नोट्स बनाने की, ये मुकम्मल हो जाएगी। तो फेज्ड शेड्यूल है, इसमें 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और उन 3 सब्जेक्ट्स के नोट बनाने शुरू करें। इन सब्जेक्ट्स को आप चैप्टर वाइज सिलेबस बनाएं इनका, जिसमें मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे आपने क्या क्या काम करने हैं, ये क्लियरली उस टाइम टेबल के ऊपर लिखा हुआ हो। मिसाल के तौर पर अगर आज मंडे है और जून है, जून की 9 तारीख है, तो मंडे 9 जून को आपने सब्जेक्ट इस्लामियात का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इस तरीके से इतना शेड्यूल आपका जो है वो इलेबरेट होना चाहिए। और फिर उस दिन जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, क़यामत आ जाए, जो भी आ जाए, आपने अपना उस दिन का शेड्यूल मुकम्मल करके सोना है। ये है प्लानिंग। इस प्लानिंग से सीएसएस होता है। अगर आप कहेंगे कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूं, कल कर लूंगा, तो कल फिर आप दुगने दिन का, 2 दिनों का काम एक दिन में नहीं खत्म कर सकते। तो फिर कुछ टॉपिक आपके रह जाएंगे, या टॉपिक रह जाएंगे, या वो फेज्ड शेड्यूल जो है जितने हफ्तों का है वो उससे ज्यादा ओवरस्टेप कर जाएगा। तो इससे आपकी सारी तैयारी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो जो शेड्यूल बनाना है आपने पीस मील में बनाए, और डेली काम, वीकली टाइम और मंथली अपने टारगेट के ऊपर मुकम्मल करें। ये है रोड मैप जहां से आपको कामयाबी मिलती है। रीड ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल राइटर्स बुक्स। ये मैं इस चीज के बड़ा सख्त खिलाफ हूं कि मैंने फलां के नोट्स ले लिए हैं, मैंने फलां अकेडमी के नोट्स ले लिए हैं, मैंने फलां टॉपर से नोट्स ले लिए हैं, मैंने इंटरनेट से फलां के नोट्स डाउनलोड कर लिए हैं। ये इस तरह डाउनलोड की हुई, इस तरह मांगी हुई चीजें आपको टॉप पोजीशन पे नहीं लेके जा सकती। आपने अपने नोट्स बनाने हैं, और जब नोट्स बनाने हैं तो क्रेडिबल राइटर्स को पढ़ना है। आपने ये चीप एनिमेटेड बुक्स और ये गाइड बुक्स ये नहीं पढ़नी। आपने ओरिजिनल राइटर को पढ़ना है, और एक टॉपिक तैयार करने के लिए कम से कम आपने 3 डिफरेंट राइटर्स को पढ़ना है, ताकि आपको मुख्तलिफ एंगल से चीजें देखने को मिल जाए। किसी एक ऑथर को पढ़ के आप फैसला नहीं कर सकते, उसके बायसेस हो सकते हैं। जब तक आप एक ही टॉपिक पे 3 राइटर्स को नहीं पढ़ेंगे, आपको उस वक्त तक मल्टी डायमेंशनल चीजों का पता नहीं चलेगा। तो जब भी आपने नोट्स तैयार करने हैं, 3 राइटर्स को पढ़ें मिनिमम। क्रेडिबल राइटर्स होने चाहिए, रिकॉग्नाइज राइटर्स होने चाहिए, वेल नोन राइटर्स होने चाहिए, और उनकी लिखी हुई ओरिजिनल बुक्स को पढ़ें। तब जाके आप सही डायमेंशंस में आपकी तैयारी होगी। अवॉइड चीप एनिमेटेड बुक्स, गेस्ट पेपर्स, नोट्स। इससे आप देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। सीएसएस यूनिकनेस के बारे में है। अगर आप यूनिक हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप बाकी उम्मीदवारों जैसा लिख रहे हैं तो जैसे नंबर बाकी उम्मीदवारों को मिलेंगे वैसे ही आपको मिलेंगे। आपको नंबर अच्छे उस सूरत में मिलेंगे जब आप बाकियों से डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। तो गेस्ट पेपर से, किसी के नोट्स पढ़ने से आप यूनिक नहीं हो सकते। यूनिक उसी वक्त होंगे जब आपके अपने नोट्स आपने खुद बनाए हुए होंगे, किताबें पढ़ पढ़ के, तब यूनिक होंगे, और तब एग्जामिनर आपको नंबर भी देगा।
और दूसरी बात नोट कर लें, नंबर सिर्फ चीजें लिखने के नहीं है। नंबर आपको मिलेंगे जब आप एनालिटिकल अप्रोच देंगे, अपने एनालिसिस शामिल करेंगे उसके अंदर। तो जो बच्चे एनालिसिस शामिल करते हैं अपने सवाल के जवाब में, उनको ज्यादा नंबर मिलते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिन्होंने एनालिसिस सिरे से लिखे ही नहीं होते। प्रिपेयर योर ओन नोट्स, डोंट रिलाई ऑन अदर्स। यूनिकनेस मैंने भी बात कर ली है आपके साथ। रीड एटलीस्ट 3 डिफरेंट राइटर्स ऑन ईच टॉपिक, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये है टॉपर्स के जो ट्रेड्स हैं कि वो डिफरेंट राइटर्स को पढ़ते हैं, उनमें से एनालिसिस निकालते हैं और अपने एनालिसिस बना के उसमें शामिल करते हैं, तब जाके एग्जामिनर नंबर देता है। एग्जामिनर रिक्वायर्ड 6 to 8 पेजेस रिप्लाई। जो जनरल साइंसेज के पेपर हैं, जो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर हैं, इस्लामियात का पेपर है, करंट अफेयर का पेपर है, और जितने भी 6 के 6 ऑप्शनल पेपर हैं, उसमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि 6 से 8 पेजेस का रिप्लाई हो उसके पास। तो 6 से 8 पेजेस का रिप्लाई का मतलब यह है कि आपके पास कम अज कम आपने 1000 के करीब आपने वर्ड्स उसको देने हैं। तो इतना आपके पास मटेरियल होना चाहिए कि आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकें। प्रिपेयर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। जब आप नोट्स बनाने लगे तो एक अलग से कॉपी रखें अपने पास, एक अलग से रजिस्टर रखें चैप्टर वाइज, उसमें एमसीक्यूज भी लिखते जाएं ताकि एमसीक्यूज की तैयारी भी आपके साथ साथ होती जाए। और बाज कैंडिडेट ऐसे हैं जो 20 के 20 स्कोर उनके आ जाते हैं, तो आप भी अगर एमसीक्यूज तैयार करेंगे तो आपके भी 20 के 20 नंबर इसमें ले सकते हैं। तो एमसीक्यूज पे भी उतना ही फोकस करना है जितना आपने नोट प्रिपरेशन पे करना है। प्रिपेयर 1 पेज सिनॉप्सिस फॉर एवरी टॉपिक फॉर रिवीजन। जब आप एक टॉपिक तैयार कर लें, उसके नोट्स बन जाएं, तो उस नोट्स के फिर आपने सिनॉप्सिस बनाने हैं, जिसको हम 1 पेज सिनॉप्सिस कहते हैं। वो समरी होती है पूरे नोट्स की, वो 1 पेज पे आ जाती है। जब आपने रिवीजन करनी है तो सारे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिनॉप्सिस 1 पेज आप पढ़ लें तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। रिवीजन करने का तरीका यही है कि सिनॉप्सिस का पेज आपके सामने पड़ा हो और उसको देख के आपको सारी चीजें याद आ जाए। अपडेट योर नोट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जैसे करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, उसमें चेंजेस आती रहती हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही कोई चेंज आए तो अपने उन नोट्स को भी आप अपडेट करते रहें। एड रेफरेंसेस एंड कोट्स टू योर नोट्स फॉर क्रेडिबिलिटी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जामिनर को मुतमिन करने के लिए। अगर आप रेफरेंसेस नहीं देते, आपने कौन सी बुक पढ़ी है, किस बुक में से ये चीज आपने जो आर्गुमेंट आप कर रहे हैं आपने किस बुक्स में पढ़ा है, कौन सा राइटर है उस बुक का, अगर आप ये रेफरेंस दे दें तो एग्जामिनर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को क्रेडिबल समझेगा। अगर आप उसमें कोई कोट ऐड कर दें, किसी हिस्टोरियन का कोट ऐड कर दें, किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का कोट ऐड कर दें, उसी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो एग्जामिनर ज्यादा मुतमिन होगा कि आपने अच्छे तरीके से अपना सिलेबस तैयार किया हुआ है। एड योर पर्सनल एनालिसिस, रिमार्क्स एंड अप्रेजल। तो नंबर इस चीज के मिलने हैं आपको आखिर में, बाकी तो चीजें सबने एक जैसी लिखी होंगी, लेकिन नंबर कहां से, फर्क कहां से पड़ेगा। अगर आप एक पैरा यहां पड़ेगा कि अगर आप एक पैराग्राफ उसमें अपनी तरफ से एनालिसिस का या अप्रेजल का दें तो एग्जामिनर उस पे नंबर देगा आपको। फिर यो जब भी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसमें एनालिसिस का पार्ट अगर निकलता है तो आपने लाजमी तौर पर वो एनालिसिस भी देने हैं, और अगर वो रिकमेंडेशन का पार्ट निकलता है तो आपने रिकमेंडेशंस भी ऐड करनी है उसमें। और अगर क्रिटिकल अप्रेजल का पहलू निकलता है तो आपने क्रिटिकल अप्रेजल भी उसमें पैराग्राफ शामिल करना है, तब एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। राइटिंग प्रैक्टिस, सिमुलेशन टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। होल टॉपिक वाइज 1 टेस्ट डेली। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो आगे कहते हैं कि सर मुझे पेपर तो बहुत ज्यादा आता था लेकिन वो टाइम कम हो गया मेरे पास, भी मैं वो आखिरी सवाल मुकम्मल नहीं कर सका। तो ये बहुत से बच्चों के साथ होता है कि वो आखिर में टाइम मैनेजमेंट उनकी खराब हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके सीएसएस के एग्जामिनेशन के लिए, कि आपने 3 घंटे में आपने मुकम्मल जो कुछ आपका नॉलेज है वो आपने एग्जामिनर को देना है। अगर आपका आखिरी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ या थोड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस क्वेश्चन के आपको आधे नंबर मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन के आधे नंबर आपको मिले हैं
तो इसका मतलब आप कंपटीशन से आउट हो गए हैं, बाकी बच्चे आपसे ज्यादा नंबर ले जाएंगे। तो एक तो आपने जब भी कोई टॉपिक तैयार करना है, उस टॉपिक को लिख के देखना है कि आप क्या 35 मिनट में एग्जामिनर को 6 to 8 पेजेस का स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है इतनी, तो फिर आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करने की जरूरत है। इसलिए बार बार लिखें, अपनी प्रैक्टिस करें लिखने की, आप लिखने की स्पीड को बेहतर करें, ताकि उस अरसे में, उस टाइम फ्रेम में आप उस क्वेश्चन को मुकम्मल कर सकें। बाज बच्चे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 1 घंटा लगा देते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए उनके पास फिर 20-20 मिनट बचते हैं, तो उसमें फिर थोड़ा लिखते हैं, तो एग्जामिनर को यह भी पता चल जाता है कि इस बच्चे का या इस कैंडिडेट का टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट को बेहतर करें। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स टू वन क्वेश्चन इन 35 मिनट्स। 35 मिनट में आप उस क्वेश्चन को मुकम्मल करें, कंक्लूजन तक आपने लिखना है। एग्जामिनर देखेगा कि आपने क्वेश्चन का जवाब मुकम्मल लिखा है कि नहीं लिखा। उसका यू शुड राइट 6 to 8 पेजेस। रिप्लाई मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड एज इंट्रोडक्शन। हाँ, जैसे हम ऐसे को स्ट्रक्चर करते हैं, इसी तरीके से हमने हर क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है कि उसमें इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो, मेन बॉडी के पैराग्राफ हो, एनालिसिस, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन के पैराग्राफ शामिल हो। तब एग्जामिनर समझेगा कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से स्ट्रक्चर करके दिया है। कंपेयर योर स्क्रिप्ट विद योर सिनॉप्सिस टू फाइंड आउट एनी डिस्क्रिपेंसी। जब आप प्रैक्टिस सेशन में लिख रहे हैं, आपने क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया, 35 मिनट में आपने स्ट्रक्चर कर लिया सारा कुछ, तो उसके बाद फिर सिनॉप्सिस को सामने रख के चेक करें कि आपने तमाम चीजें उसमें शामिल कर ली हैं, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई। अगर कोई चीज मिस हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपका रिप्लाई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। उस चीज को शामिल करें और दोबारा लिख के देखें कि 35 मिनट में दोबारा आप कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट आंसर तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रिटन प्रैक्टिस बार बार करें। ये बार बार करने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी कि 35 मिनट में आपने करना है। और इसके लिए जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो ये है कि 20 से 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से अगर आप लिख रहे हैं, तब आपका स्क्रिप्ट 35 मिनट में मुकम्मल होता है। तो इसलिए अपनी स्पीड चेक करें, देखें कि आप पर मिनट कितने वर्ड्स आपके आते हैं। आपका चूंकि सारे पेपर इंग्लिश में होते हैं, इसलिए एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। एक्सप्रेशन जितना अच्छा होगा आपका, उतना ही आपके नंबर ज्यादा अच्छे आएंगे। और एक्सप्रेशन हमारे नॉर्मली बच्चों का दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि जिन एजुकेशन से हम पढ़ के आए होते हैं, वहां एक्सप्रेशन पे उतना जोर नहीं दिया जाता, ना ग्रामर पे उतना जोर दिया जाता है। तो यहां पे आपका जो एग्जामिनर है, वो आपकी ग्रामर भी देखेगा, आपका एक्सप्रेशन भी देखेगा। तो आपने इस चीज को इंप्रूव करना है। उसके लिए जो टिप्स है वो ये है कि आपने एक्सीलेंट एक्सप्रेशन बाय लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आप अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर ठीक नहीं है, तो आप इंग्लिश ग्रामर को दोबारा से सीखें। सही ट्रू पर्सपेक्टिव में अगर आपने ग्रामर सीख ली, तो आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ग्रामर में हमारी बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें ताकि आपका एक्सप्रेशन ठीक हो जाए। इंप्रूव सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बेहतर करें और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कैसे लिखा जाता है उसको लिखना सीखें। बाज बच्चे कहते हैं जी सिंपल इंग्लिश लिखें, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं। सीएसएस इज नॉट अबाउट राइटिंग सिंपल इंग्लिश। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इंग्लिश राइटिंग का, आपने उस क्राइटेरिया को मीट करना है, और उसमें फ्लॉलेस जो है वो राइटिंग होनी चाहिए आपकी। इंप्रूव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी बहुत वीक है, और उसमें जो लफ्ज आते भी हैं तो उनके स्पेलिंग बहुत गलत होते हैं। स्पेलिंग एरर, बेतहाशा स्पेलिंग एरर, पेपर के अंदर कटिंग, इरेजिंग, ओवर राइटिंग, इस सारों का एक्सप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर ठीक नहीं पड़ता। पेपर को नीट एंड क्लीन लुक दे ताकि एग्जामिनर को पता चले, पेपर देखते ही पता चले कि ये कैंडिडेट मेहनत करके आया है, ये कैजुअल अप्रोच के साथ एग्जामिनेशन में नहीं बैठा, इसने बाकायदा इस सिलसिले में तैयारी की हुई है और एक अच्छा स्क्रिप्ट देके जा रहा है। गुड हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन पेपर। हैंड राइटिंग को इंप्रूव करें। बाज बच्चों का हैंड राइटिंग ऐसा होता है जो पढ़ा नहीं जा रहा होता, तो ऐसे में एग्जामिनर इरिटेट होता है और इरिटेट होकर फिर नंबर कम देता है। अगर हैंड राइटिंग आपका अच्छा है, नीट एंड क्लीन स्क्रिप्ट आप देके आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उसके नंबर ज्यादा मिलेंगे। ये थी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो टॉपर्स के इंटरव्यू के बाद मैंने असेस किए हैं और आपके साथ शेयर किए हैं।
ताकि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें और पहले ही सीएसएस के अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करें और टॉप पोजीशन पे आप मेरिट आ जाए आपका। अगर आपका कोई क्वेश्चन है और आप इस सिलसिले में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख दें, तो मैं आपका इंडिविजुअली उसको एड्रेस करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। खुदा हाफिज।